हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा आज का लेक्चर है मैथ्स 1 स्टैंडर्ड 10th। आपको पता है आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है। इसके पहले मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं जितने भी फॉर्मुलेज हैं, बेसिक फॉर्मुलेज और जो 1 से लेकर 6 चैप्टर तक पूरे मैं आपको सारे क्वेश्चन के फॉर्मुले आपको दे रहा हूँ, ताकि वो आपको लर्न भी हो सके, आप उसको बार बार उसको आप बाय हार्ट कर सको और उसका सोल्यूशन आप कर सको। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे फॉर्मुले को लर्न करना है, उसको देखना है, उसको अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ अप्लाई करते हो आपको समझना है। अब आपको देखो क्या कर रहा हूँ मैं, अब आपको बता रहा हूँ सबसे पहला चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम हमारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ से देखो चैप्टर 1 है हमारा। अब आपको इतना मालूम होगा कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, उनमें जिसके पास पावर 1 हो। जैसे देखो मैंने आपको इसका जनरल फॉर्म क्या है, इसका जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, जनरल फॉर्म। अगर मैं बोलूँगा कि लीनियर नहीं सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो देखो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों पड़ा, कि इसका देखो आपको दिख रहा है इसमें पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल है। इसका जो पावर है, इसका जो पावर है क्या है, 2 है, इसका पावर क्या है 1, इसीलिए ये क्या है हमारा लीनियर इक्वेशन, और ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 1 में ज़्यादा फॉर्मुलेज नहीं है। देखो अब इसमें क्या है, डिटरमाइंस में क्या करना है आपको, खाली फॉर्मुले रहेंगे, उसको खाली बाय करके उसको सॉल्व करना है। करना क्या रहेगा, ध्यान से देखो यहाँ पर समझे, क्वेश्चन है कि 5, 4, 9, 8 ऐसा कुछ समथिंग कोई क्वेश्चन आ गया, बराबर। अब अगर आपको क्या करना है, इसमें फॉर्मूला क्या होगा, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई आप इससे करोगे तो 8 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, उसके बाद माइनस, फिर क्या करोगे आप, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो क्या हो जाएगा 9 का मल्टीप्लाई 4 से होगा। आपको इतना पता है 8 5 जा कितना होता है 40, 9 4 जा 36। देखो 40 माइनस 36 आपका आंसर क्या आएगा 4। आपको ऐसे सॉल्व करना है। देखो अब नीचे है क्या, आपका क्रैमर रूल्स। क्रैमर रूल के 2 इक्वेशन वेरिएबल आपको बनाने हैं। कौन कौन से, देखो ये आपका जनरल फॉर्म होगा a1x b1y इज इक्वल टू c1। यहाँ क्या होगा a2x b2y इज इक्वल टू c2। आपको 2 इक्वेशन है, बाद में आपको क्या सॉल्व करना है, क्रैमर रूल। अब आपको देखो मैंने एक और चीज़ बताया है, इसके पहले के वीडियो में क्रैमर रूल को सॉल्व कैसे करना है मैंने आपको बताया। ये आपके फॉर्मुलेज हैं, फॉर्मूला आपको अगर लर्न रहेगा ना, तो आप आगे के क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो फॉर्मूला क्या है, dx dy। पहले आपको निकालना रहेगा क्रैमर में d, फिर dx निकालना है, फिर आपको dy निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है, आपको x निकालना है, फिर y निकालना है। तो d निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, a1 a2 b1 b2। dx का फॉर्मूला क्या होगा, c1 c2 b1 b2। dy का फॉर्मूला क्या होगा, a1 a2 c1 c2। उसके बाद आपको निकालना होगा x, तो x का फॉर्मूला क्या होगा, dx अपॉन d, एंड y का फॉर्मूला क्या होगा, dy अपॉन d। ये आपका क्या है, फर्स्ट चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज। फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा फॉर्मुले नहीं है, बस 2 ही 3 फॉर्मुले, समझे। अब आपको बता रहा हूँ सेकंड चैप्टर में, देखो सेकंड चैप्टर मेरा जो है ना, वो है हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अब आपको पता है इस चैप्टर का सॉल्यूशन मैंने पहले भी वीडियो में बना रखा है, बराबर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देखकर उसको देख लीजिएगा। और देखो इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है मालूम है, जिसके पास 2 का पावर है, बराबर। देखो इसका पावर 2 है ना, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी नंबर, अगर ये जो वेरिएबल है ना, इसमें अगर 2 का पावर क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसमें 1 का जैसा अगर समझे, क्वेश्चन ऐसा रहेगा ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन। ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझे। तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला ये है, बराबर। इसमें एक फॉर्मूला है मालूम है क्या, कि आपको 2 या 3 मार्क्स के आएंगे, बड़े आंसर आएगा कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अगर आपको ना आएगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू आपको अगर आएगा ना, तो आपको फॉर्मूला ऐसा लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2 टू द होल स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमको वैल्यू लेना कैसे, बहुत लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। आपको पता है ना कि अगर समझो मैंने क्वेश्चन दिया है 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, समथिंग ऐसे कोई क्वेश्चन दिया मैंने, बराबर। तो आपको पता है कि सर यहाँ पे हम लोग b, यहाँ लिखा है b अपॉन 2 लिखा है, b अपॉन हम लोग लेंगे कैसे, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसका कंपैरिजन इससे करूँगा तो आपका a क्या आएगा, इसमें देखो आपका a क्या आ जाएगा 9, यहाँ पर यहाँ लिखा 20x ना, तो आपका b क्या हो जाएगा, आपका b होगा 20, और आपका c क्या है 30, समझे। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको b दिख रहा है, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 20 है ना, तो आपको इस फॉर्मूले में v की वैल्यू को 20 रखना है, बाद में इसको सॉल्व करना है। कंप्लीट जो है ना, ये स्क्वायर मेथड में, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपका फॉर्मूला ये बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी अपॉन 2 जो होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2 टू द होल स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, समझे।
अब एक और आएगा, आपको मालूम क्या आएगा सॉल्व करने के लिए, सॉल्व बाय यूजिंग फॉर्मूला। सॉल्व बाय यूजिंग फॉर्मूला में आपको दो फॉर्मूला यूज करना है। पहले फॉर्मूले का नाम है b² - 4ac। पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसमें से a b c का वैल्यू निकालोगे। मैंने आपको बताया ना, इसके पहले के चैप्टर देखो, मैं जो लिंक में डाला है, अब वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि a b c का वैल्यू निकालना कैसे। पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c का वैल्यू निकालना होगा। इस वैल्यू को निकालने के बाद आपको ये फॉर्मूला डालना है b² - 4ac। इस फॉर्मूला डालने के बाद आपका जो आंसर आएगा, फिर आपका फाइनल फॉर्मूला ये है, सॉल्व बाय यूजिंग फॉर्मूला का। फॉर्मूला क्या है, x = -b ± (b² - 4ac) अपॉन 2a। ये हमारा क्या है, सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला का फॉर्मूला, समझे। अब आपको तीसरा नंबर मालूम क्या है, अगर समझो, अगर आपका रूट ऑफ इक्वेशन अल्फा और बीटा रहेगा, समझे, यहाँ लिखा ना मैंने कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन, तब आपका ये जो है ना, ये जनरल फॉर्म इसका अल्फा और बीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा = 0। इसको बनाने का आप बनाओगे कैसे, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा अल्फा + बीटा होता क्या है, -b/a। अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a। अगर समझो मैं ऐसा क्वेश्चन दिया -b/a, ये आपका अल्फा + बीटा है ना, समझो आपका b क्या है 4 और आपका a क्या है 2, बराबर ना। क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, आपका आंसर क्या आ जाएगा -2। इनकेस आपका अल्फा + बीटा क्या हो जाएगा -2। क्या करना मालूम है, सबसे पहले अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप क्या करोगे, सबसे a b c का वैल्यू निकालोगे। तो आपको पता होना चाहिए अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a, अल्फा × बीटा क्या होता है, c/a। इन दोनों का वैल्यू आपको इसमें पुट करना इस इक्वेशन में, तब आपका इक्वेशन आएगा, समझे। ये आपका क्या है, अगर आपका रूट ऑफ इक्वेशन अल्फा और बीटा है, तब आपका फॉर्मूला ये बनेगा अल्फा + बीटा = -b/a और अल्फा × बीटा = c/a। एक फॉर्मूला क्या होगा आपका, अपने फाइनल फॉर्मूला x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा = 0। ये आपका एक फॉर्मूला है। अब इसमें देखो, अगर अब यहाँ बता रहा हूँ, हाँ ये जो क्वेश्चन है ना, ये दिख रहा है आपको, ये भी आपको 1 या 2 मार्क्स के लिए आएंगे। मालूम क्या, आपके बुक में सोल्यूशन भी है इसका, अल्फा² + बीटा² का फॉर्मूला, एक है अल्फा³ + बीटा³ का फॉर्मूला। आपको पता है अल्फा² + बीटा² क्या होगा, = यहाँ पे क्या होगा, देखो अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला हमारा होता है। अगर अल्फा³ का पूछेगा आपको, ये क्यूब वाला फॉर्मूला पूछ लिया, अगर अल्फा³ + बीटा³ का फॉर्मूला क्या होगा, तो अल्फा + बीटा³ माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा + बीटा, समझे। अगर यहाँ पे ब्रैकेट दिया मतलब क्या, ये मल्टीप्लिकेशन में, हाँ बहुत लोग प्लस करते थे इसको। अब यहाँ पे जो सबसे फॉर्मूला एकदम इंपॉर्टेंट चीज, नेचर और रूट फाइंड करना है। अब नेचर और रूट क्या होता है कि मैंने जो रूट ऑफ इक्वेशन निकाला, फॉर्मूला ये डालना है b² - 4ac। इसके बाद मेरा इक्वेशन क्या आ रहा है, अगर समझो मेरा इक्वेशन 0 आ गया सॉल्व करने के बाद, तो क्या रहेगा, उसका नेचर और रूट क्या आएगा, रियल एंड इक्वल। अगर सॉल्यूशन के बाद मेरा आंसर 0 आ रहा है नेचर रूट में, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल। अगर मेरा नेचर रूट जो है ना, वो क्या आ रहा है मालूम है, वो 0 से ज़्यादा आ रहा है, जैसे 42, 43, 35, कुछ भी नंबर जो 0 से ज़्यादा है, अबाउ द 0, तो क्या हो जाएगा हमारा, रियल बट अनइक्वल। अब आपको पता है रियल नंबर क्या होता है, देखो आपको पता होगा कि 1 से लेकर 0 से लेकर अनलिमिटेड था हमारा क्या होता है, रियल नंबर्स। लेकिन अगर समझो 0 के पीछे अगर समझो -1 आ गया या -2 आ गया, फिर -3 आ जाएगा, ये आपका सब नंबर क्या होगा, ये हमारा रियल नंबर है ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपका इक्वेशन डेल्टा जो है ना, आपका इक्वेशन क्या 0 आया, तो क्या रियल एंड इक्वल। लेकिन अगर समझो आपका इक्वेशन है 0 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब समझो 42, 43, 45, 35 कुछ भी नंबर है, लेकिन 0 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, वो आपका इक्वेशन रियल है आपका नंबर, पर क्या है, अनइक्वल। वही अगर समझो आपका, अगर आपका नेचर रूट आपने जो सॉल्यूशन किया ना, अगर समझो आपको क्या आ गया, अगर आपको -3, -4, -10 कुछ भी अगर माइनस में आ गया, तो आप क्या लिखोगे, रूट ऑफ इक्वेशन नॉट रियल, समझे। ये आपका क्या मालूम है, ये आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, समझे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको यही सब फॉर्मूले आपको लर्न करने, और इन सभी फॉर्मूले को आप अच्छे से लिख कर लर्न कर लो। देखो ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपको एग्जाम में आते हैं। देखो बहुत लोग ऐसे हैं ना जिनको सॉल्यूशन करने भी नहीं आता, लेकिन फिर भी पास होने के लिए क्या करते हैं मालूम है, अगर आपको फॉर्मूला लर्न है, फॉर्मूला पता है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, फिर कैसे उसको लिखना है, तो उसका भी मार्क्स मिलता है। फॉर्मूला लर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, समझे। अब आपको समझा रहा हूँ तीसरा चैप्टर, ओके। देखो हमारा थर्ड चैप्टर, उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेस, बराबर। और इसमें क्या बताऊँ प्रोग्रेशन में, कि आपको क्या करना, सीरीज देखना रहता है कि सीरीज के बाद कौन सा नेक्स्ट सीरीज आ रहा है ना, वो आपको देखना रहता है। इसका भी सोल्यूशन मैंने आपको इसके पहले के चैप्टर में, इसके पहले के लेक्चर में आपको दे रखा है। इसका सोल्यूशन कैसे करना आपको मैंने बताया। आपको खाली यहाँ पे समझना क्या है, इसके फॉर्मूलेज, फार्मूला कौन कौन से हैं इसमें, समझे। देखो अगर आपको मैं बताऊँगा यहाँ पे
कि हमारे चैप्टर का नाम क्या, थर्ड चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको पता है, अगर देखो आपको पता है इसमें कौन कौन से टर्म है, टी एन है, एस एन है, एन, और इसमें बहुत से आगे के टर्म, बराबर, T1 T2 T3 T4 और डिफरेंस। अगर आपको समझो, मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, इफ एपी आर इन द सीक्वेंस, अगर एपी आपके सीक्वेंस मतलब नंबर में है, देन फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म। अगर नेक्स्ट टू टर्म कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले आपको पता होगा कि अगर एपी का क्वेश्चन आएगा तो क्या रहेगा, आपका पहला नंबर हमारा हमेशा क्या रहेगा, T1, तो दूसरा नंबर क्या आएगा हमेशा आपका T2 और ये T3। इसका मतलब उसने क्या बोला मालूम है, नेक्स्ट टू टर्म, मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, T4 एंड T5, मुझे ये फाइंड करना है। नेक्स्ट टू टर्म यही है ना, T4 एंड T5, बराबर, क्योंकि 3 टर्म तो मेरे पास है। अब अगर आपको T4 एंड T5 फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा मालूम है, सबसे पहले आपको क्या मिलना चाहिए मालूम, D। आपके पास D नहीं है, तो D कैसा है, देखो ध्यान से, D का फॉर्मूला कैसा है, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो आपका T2 कितना है, देखो ध्यान से, अगर यहाँ देखोगे आपका T2 8 है और T1 क्या है 4, तो क्या करोगे आप, 8 माइनस 4, आपका आंसर कितना आ जाएगा 4। तो आपका किसका आंसर है ये, D इज इक्वल टू 4, समझे, ये आपका D का वैल्यू है। मतलब आपके पास डिफरेंस क्या है 4 का, मतलब इनमें देखो ना 4 फिर 8 फिर 12 फिर 16 फिर 20, मतलब इसमें 4 का डिफरेंस आ रहा है, ये आपका सीक्वेंस में। अब इसमें करना क्या आपको T4 एंड T5 फाइंड करना है ना। आपके पास T3 है, कैसे लिखोगे आप, ध्यान से देखो, T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D, क्या हो गया, T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D, तो आपका T3 कितना है, आपका T3 है 12, तो क्या लिखोगे आप, 12 प्लस आपका D कितना है 4, देखो आपका डिफरेंस 4 है ना, कितना हो जाएगा टोटल हमारा आंसर 16, या हो गया हमारा T4। अगर आपको निकालना है T5 तो कैसे निकालोगे आप, सिंपल एकदम, कैसे लिखोगे, T5 इज इक्वल टू T4 प्लस D। आपका T4 कितना है, आपका T4 देखो हमने निकाला ना अभी 16, यहाँ क्या लिखोगे आप 16 प्लस 4, क्योंकि आपका देखो आपका D 4 है, तो 16 प्लस 4 कितना होगा 20, तो आपका T5 क्या आ गया 20। ऐसे आपको नेक्स्ट टू टर्म निकालने हैं। लेकिन आपका एक और क्वेश्चन है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, हमारा जो फॉर्मूला मेन फॉर्मूला हमारा वो क्या है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमारा मेन फॉर्मूला है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, मैं इसके पिछले के लेक्चर में आपको बता दिया है, समझे, आप वहाँ से देख लो, खाली आपको फॉर्मूला यहाँ लर्न करना है। मैं ये लेक्चर मेरा क्या मालूम है, ये लेक्चर मेरा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस है। आपको मुझे सारे फॉर्मूले बताने कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं, आप उसको लर्न करो, याद करो, बाद में उसको आपको एग्जाम में लिखना है, समझे। फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आप एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आपको सॉल्यूशन नहीं आएगा, समझे। इसका सॉल्यूशन मैंने इसके पहले आपको बता दिया है, आप वहाँ पे देखो, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ क्या बता रहा हूँ मैं, फॉर्मूला। अब देखो एक और फॉर्मूला हमारे पास है SN वाला। अगर आपको टर्म निकालना होगा, आपको टर्म फाइंड करना, आप क्या यूज़ करोगे TN। लेकिन अगर आपको दो नंबर के बीच में सम फाइंड करना, सम, तो आप क्या यूज़ करोगे SN। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट, देखो क्या लिखा है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका क्या है SN का फॉर्मूला। इसी में एक और फॉर्मूला है, अगर आपके पास अगर फर्स्ट टर्म समझो, फर्स्ट टर्म आपका 2 है और आपको TN मतलब लास्ट टर्म समझो उसने क्या किया 20 पे स्टॉप कर दिया, समझो 2 4 6 8 10 12 13 14 18 और 20 ऐसा स्टॉप कर दिया, आगे गया ही नहीं। देखो 20 हमारा लास्ट टर्म हो गया ना। अब अगर आगे उसने स्टॉप कर दिया मतलब क्या होगा लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म आपका क्या होता है हमेशा TN, तो क्या होगा ये आपका TN है और आपका क्या है T1। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिया होगा तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, n/2 इंटू ब्रैकेट T1 प्लस T2, T1 प्लस TN, ये आपको फॉर्मूला हो जाएगा। अब आपको समझो एक और फॉर्मूला दिया है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP, इसमें 3 टर्म और 4 टर्म वाले AP होंगे। क्या होगा, 3 टर्म के लिए फॉर्मूला क्या आएगा मालूम है, a माइनस डी ए प्लस डी। कभी देखो कभी बोलेंगे ना सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, अगर समझो कि उसने बोला सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है ना, उसका हमारा आंसर क्या है 340, ऐसा लिखे रहेगा क्वेश्चन में। तो आपको पता है कि 3 जो टर्म्स होते हैं हमारे क्या है a माइनस डी ए और a प्लस डी, इतना समझ में आ रहा है ना। अब समझो आपको क्या करना है इसमें, अगर समझो ऐसे लिखना a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 340। अब मैंने क्या यहाँ पे उसने क्वेश्चन क्या दिया था मालूम है आपको, क्वेश्चन क्या देंगे कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 340। मैंने क्या कर दिया, तीनों का सम कर दिया। ऐसे इसमें क्वेश्चन आएंगे 4 टर्म वाले भी, बराबर, उसको ऐसे सॉल्व करना आपको। 4 टर्म में क्या रहेगा, a माइनस डी ए प्लस डी एंड a प्लस 2d, ये समझे 4 टर्म वाला है। इतना क्वेश्चन, इतना जो आपका फॉर्मूला मेन क्या कहाँ पर आएगा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेस में, समझे। अब आपको बता रहा हूँ 4th चैप्टर में, ठीक है। देखो चैप्टर नंबर 4 आपका है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब ये चैप्टर देखो पहले के ना 2-3 सालों के पहले नहीं थे, अभी नया चैप्टर ऐड हुआ है। इसमें मालूम क्या आपको आता है GST, जब से GST ऐड हुआ है ना तब से इसको हमने ऐड किया है। अब GST मालूम क्या होता है, गुड सर्विस टैक्स, मतलब आप अगर कोई भी चीज़ खरीद रहे हो
उसमें आपको क्या करना है, किसी भी प्रकार की वस्तु पर आपको क्या देना है, टैक्स देना है। आपको ये भी बताना चाहिए जीएसटी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसजीएसटी और सीजीएसटी। अब एसजीएसटी क्या होता है, हम लोग को उसको कहते हैं ना मालूम है, स्टेट जीएसटी, स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, और सीजीएसटी क्या होता है, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स। इसका मतलब आपको बता रहे, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है मालूम है, लिखा है फाइनेंशियल प्लानिंग जीएसटी इज इक्वल टू गुड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म है, बराबर। अब जीएसटी में दो प्रकार के पार्ट होते हैं, हमको मालूम है, एक कौन होता है हमारे पास एसजीएसटी और दूसरा क्या हमारे पास सीजीएसटी। ये जीएसटी के दो पार्ट्स है, बराबर। अब एसजीएसटी क्या होता है हमारा, इसको हम कहते हैं स्टेट, बराबर, और ये क्या होता है हमारा सेंट्रल। अगर समझो इसका सिंपल मीनिंग क्या होगा, समझो आपको पता होगा, समझो कि मैंने कोई चीज़ खरीदी, 4,000 रुपये का मैंने शॉपिंग किया, बराबर। अगर आप 4,000 की शॉपिंग करोगे, आपको दुकानदार बोलेगा सर आपको इसमें 20% आपको क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा ठीक है, तो 4,000 का 20% जीएसटी आप कैसे निकालोगे, आपको पता होना चाहिए। आप निकालोगे 4,000 मल्टीप्लाई बाय 20/100, आपको क्या हो गया, जीएसटी निकालना रहेगा सबसे पहले। अब ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, 2 जीरो कट गया यहाँ पे, 2 जीरो कट गया यहाँ पर, बराबर, सॉरी यहाँ पे 2 जीरो मैंने कट कर दिया, ऊपर क्या बचा मेरा 40 × 20, बराबर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना होगा हमारा आंसर 800, बराबर, यही ना। अब आपको पता है, ध्यान से देखो 4,000 रुपये का 20% कितना होता है, 800 रुपये, मतलब आपको जीएसटी कितना पे करना है, आपको जीएसटी पे करना है 800 रुपीज़। देखो क्वेश्चन मालूम क्या था, मैंने क्वेश्चन दिया था कि समझो मैंने शॉपिंग किया 4,000 रुपये का, उसमें मुझे उसने क्या बोला मालूम है कि सर आपको 20,000 रुपये क्या पेड करना पड़ेगा, जीएसटी पेड करना पड़ेगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि 4,000 का 20% कितना होता है। मैंने क्या किया, 4,000 × 20/100, ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो कट कर दिया मैंने, ऊपर क्या बचा है 40 × 20, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ से क्या आएगा 800 रुपीज़। अगर 800 रुपये में जीएसटी आएगा, अगर देखो आपको पता है दुकानदार 800 रुपये आपसे ले लेगा, लेकिन आपको मालूम है दुकानदार को और हमारे पास जीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, आपको मालूम होना चाहिए एसजीएसटी और सीजीएसटी। अब देखो 800 का हाफ कितना होता है 400, इसका हाफ कितना होगा 400। देखो ध्यान से क्या होगा मालूम है, अगर कभी भी आप जीएसटी पेड करोगे, कभी भी अगर आप जीएसटी पेड करोगे ना, सबसे पहले जो जीएसटी है ना, इसका 2 पार्ट होता है। और 2 पार्ट होगा, एक पार्ट जिस आप स्टेट में रहते हो उस स्टेट के लिए जाएगा, और दूसरा पार्ट क्या होगा आपको सेंटर के लिए जाएगा। देखो कभी कभी समझो, अगर इनकेस में आपको बता रहा क्वेश्चन और कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, बराबर, अगर मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और मुझे मैं घूमने गया गुजरात, और गुजरात में मैंने शॉपिंग किया, तो गुजरात में अगर शॉपिंग करोगे ना, तो आप बड़े स्टेट रहते महाराष्ट्र में, लेकिन फिर भी आप जीएसटी किसके लिए पे करोगे, आप गुजरात के लिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो, लेकिन कुछ इसका कोई मतलब कुछ नहीं है। अगर महाराष्ट्र में आप रहते हो, अगर आप शॉपिंग करने गए गुजरात में आप कभी भी पे करोगे ना पेमेंट, तो वो गुजरात में एसजीएसटी क्या हो जाएगा हमारा, किसको जाएगा, गुजरात को जाएगा, महाराष्ट्र को नहीं जाएगा। तो सेंट्रल के देखो, सेंट्रल तो हमारे पास एक ही है, सेंट्रल का तो सबको जाएगा। अगर आप रहते महाराष्ट्र में हो, शॉपिंग आपने गुजरात में किया, तो आपका जो एसटी है ना, स्टेट वाला, स्टेट जीएसटी, वो गुजरात के लिए जाएगा, आपके लिए नहीं जाएगा, मतलब महाराष्ट्र के लिए नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या होगा मालूम है, आप किसी भी स्टेट में जाओ, आप जहाँ पर भी शॉपिंग करोगे, स्टेट जीएसटी उस स्टेट के ही जाएगा और किसी और स्टेट का नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि मैं गुजरात में शॉपिंग करने गया, लेकिन मेरा जो जीएसटी होगा महाराष्ट्र में आएगा, ऐसा नहीं होता। तो जीएसटी हमको निकालना कैसे, अगर समझो ये मैंने आप कैसे निकाला, यहाँ पे 800 रुपया, ये आपका जीएसटी, मेन जीएसटी, इसका 2 पार्ट करोगे, कितना हो गया 400। तो क्या होगा मालूम है, एसजीएसटी किसको मिलेगा, स्टेट को, और सीजीएसटी क्या होगा हमारा, सेंट्रल। समझे, ये आपका जीएसटी का पार्ट है। देखो जीएसटी में आपको समझना मालूम क्या है, टोटल जीएसटी का फॉर्मूला क्या होगा, एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी। आपको ये भी बताना चाहिए मालूम है, सीजीएसटी और एसजीएसटी हमेशा सेम होते हैं, एसजीएसटी और सीजीएसटी हमेशा मेरा सेम होगा। समझो अगर आपको क्वेश्चन आएगा मालूम है कि क्वेश्चन कभी कभी देखो घुमा के पूछता आपसे, कैसे पूछेंगे कि आपको पूछा मालूम है कि सीजीएसटी 800 रुपया है, तो बोलेंगे मालूम है क्या कि फाइंड करो एसजीएसटी कितना है। तो मुझे मालूम है अगर सीजीएसटी 800 रुपया है तो एसजीएसटी कितना होगा, 800 ही होगा, क्योंकि दोनों सेम है। अगर आपको एक और क्वेश्चन आया कि अब मुझे फाइंड करके दिखाओ कि टोटल जीएसटी कितना होगा, देखो आपका सीजीएसटी कितना है 800 रुपये, तो आपका एसजीएसटी कितना होगा, वो भी 800 होगा ना इनडायरेक्टली, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। आपको नहीं बताया ना, देखो ध्यान से यहाँ पर कि आपका एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों सेम होते हैं। अगर आपका सीजीएसटी 800 रुपया है तो आपका एसजीएसटी क्या होगा 800 रुपये, तो आपका टोटल जीएसटी क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दो। कैसे लिखूंगा मैं, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी कितना हो जाएगा, 800 प्लस 800 कितना होगा टोटल 1600। समझे, आपका प्राइस होगा।
जीएसटी यूज़ करना ज़्यादा हार्ड नहीं है, खाली आपको समझना है, आपको इसके परसेंटेज कैसे निकालने हैं वो आपको आना चाहिए बस, मेन और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो 5वां चैप्टर आपका है, उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर में सब देखो, अब सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग और सबसे इजी चैप्टर आपका जो है यही है। अगर इस चैप्टर को अगर अच्छे से कर लोगे ना तो आपका बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि सबसे इजी चैप्टर, सबसे एकदम इजी चैप्टर आपका यही चैप्टर, उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। देखो इसमें आपको 3-4 चीज़ याद रखना, फिर आपको क्या याद रखना है, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन और 1 डाई। 2 डाई वाला कैसा रहेगा मालूम है, अगर 1 डाई का अगर 6 आ रहा है, 2 का क्या हो जाएगा 36। कैसे 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। फिर बाद में क्या होगा 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, ऐसे होगा ना। देखो ध्यान से, 1 कॉइन क्या होगा, अगर आपका एक कॉइन टॉस होगा तो क्या हो जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, या तो हेड या फिर टेल। इन दोनों का एडिशन कितना होता है 2। अगर आप 2 कॉइन एक साथ में टॉस करोगे तो क्या हो जाएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो आपका कितना हो जाएगा टोटल नंबर 4। वही अगर आप 3 कॉइन टॉस कर रहे हो, समझो कौन सा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। अगर 3 कॉइन आप एक साथ टॉस करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 8। वही अगर आपको डाई तो पता, आप लूडो खेले होंगे, उसमें जो डाई होते हैं, डाई उसमें कितने नंबर होते हैं, टोटल 6 नंबर होते हैं। अगर आप एक डाई थ्रो करोगे आपका नंबर क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका हो गया नंबर। तो एक डाई का कितना होता है 36, सॉरी 6। अगर आप 2 डाई एक साथ में फेंकोगे तो नंबर क्या आएगा हमारा 36। कैसे आएगा ध्यान से देखो, अगर 2 डाई फेंक रहे हो क्या हो जाएगा 1, 1, फिर 1, 2, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद होगा 1, 3, फिर 1, 4, 1, 5, 1, 6, ये हो गया पहला। फिर क्या आ जाएगा, फिर आपका होगा 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, फिर 2, 6। ऐसे करके आप क्या करोगे 3, 1, 3, 2, 3, 5, 3, 4, 3, 5, 3, 6, ऐसा होगा ना। टोटल कितना हो जाएगा हमारा 36, समझे। तो आपका क्या हो जाएगा, अगर 1 डाई थ्रो होगा तो हमारा क्या आएगा आंसर 6, लेकिन अगर आप 2 डाई थ्रो कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 36। ये सब तो आपको इजी आ जाएगा। आपको समझना एक और चीज़ आपको मालूम कौन सा, इसमें कार्ड्स में, एक्चुअली में कार्ड तो लगभग सब खेलते होंगे घर पे अपने, लेकिन आपको कार्ड में क्या समझना है आपको ना, हमारे पास टोटल कार्ड कितने होते हैं 52 कार्ड में आपको पता है 2 कलर होते हैं सिर्फ। कौन से 2 कलर, 26 हमारे रेड कलर्स और 26 क्या होता है ब्लैक कलर। 52 कार्ड्स में ओनली 2 कलर्स होते हैं, रेड और ब्लैक। आपको पता है 26 कार्ड रेड कलर के होते हैं और 26 कार्ड क्या होते हैं ब्लैक कलर के। अब रेड कलर में देखो 2 वैरायटी है, मालूम है क्या होता है, एक हमारे पास है रेड का हाफ 13, 26 का हाफ कितना होता है 13। 26 में से 13 कार्ड आपका क्या होगा हार्ट कार्ड और 13 क्या होगा आपका डायमंड। देखो हार्ट कार्ड ऐसा दिखेगा आपका जो रेड कलर में रहेगा, ये क्या रहेगा आपका, ये भी रेड में ही लेकिन कैसा दिखेगा आपका डायमंड। तो क्या हो जाएगा, रेड कलर में 2 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, डायमंड और हार्ट, बरोबर। दोनों का रंग सेम रहेगा, खाली डिजाइन अलग रहेगा। अब आपको ध्यान से देखो, ब्लैक कलर में भी 2 पार्ट होते हैं। कौन से 2 पार्ट, एक रहेगा 13 क्लब कार्ड रहेगा, ऐसे देखो, ऐसे टाइप का ट्री जैसे दिखेगा वो, और 13 का रहता है स्पेड कार्ड। स्पेड ना देखो ऐसे दिखेंगे, बरोबर, जैसे पान का पत्ता आपने देखा होगा ना, वैसा सेम टू वैसे दिखेंगे वो, बरोबर। अब इन सभी कार्डों में टोटल 52 कार्ड में आपको क्या समझना है, जो ये कार्ड है ना हार्ट का कार्ड, इस हार्ट कार्ड में क्या होगा, एक एस, जैक, किंग एंड क्वीन, जो कहते हैं फेस कार्ड। एक 13 के नंबर में आपके 4 फेस कार्ड होते हैं, इसमें भी 4 फेस कार्ड होगा, इसमें भी 4 फेस कार्ड होगा और इसमें भी 4 फेस कार्ड होंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारा, देखो सॉरी, अगर मैं आपको बताऊंगा कि एक उसमें कितने फेस कार्ड होते हैं हमारे पास होते हैं, तो टोटल नंबर तो एस, जैक, किंग और क्वीन ये तो हमारे होते हैं। लेकिन अगर फेस कार्ड की बात है, हमारे पास 3 फेस कार्ड्स हैं, ये नंबर जैक, क्वीन और किंग, 3 फेस कार्ड है हमारे पास। देखो कैसे मालूम है, थर्ड हार्ट में जैक, किंग और क्वीन होंगे। सेम वही आपको पता होगा, डायमंड में भी क्या होगा, जैक, किंग एंड क्वीन। इसमें वही होगा, क्लब में भी क्या होगा, जैक, किंग, क्वीन। इसमें भी क्या होगा 13 में, जैक, किंग एंड क्वीन, बराबर। मतलब क्या होगा, अगर आप फेस कार्ड आपको कभी आएगा फेस कार्ड निकालने के लिए, तो आपको क्या पता चलना चाहिए कि 52 कार्ड्स में हमारे पास कितने फेस कार्ड है 12। अगर एक में 3 है तो 4 में कितने हो जाएंगे 12। तो आपके टोटल कितने फेस कार्ड हैं 12 फेस कार्ड है, समझे। उसमें आपको एक और समझना है, रेड कार्ड में 2 पार्ट्स है, ब्लैक कार्ड में 2 पार्ट्स है। रेड कार्ड में क्या है हार्ट और डायमंड, ब्लैक में आपके पास क्या है क्लब और स्पेड, समझे। ये आपका चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, सबसे इजी चैप्टर यही है, इस पे ज़्यादा फोकस करना, और क्योंकि ये मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, समझे।
अब आपको बताता हूँ नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट वाला। देखो मेरा लास्ट चैप्टर है, उसका नाम है स्टैटिस्टिक। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में मालूम कि आपको खाली फॉर्मूले पे ध्यान देना है। फॉर्मूला को क्या है इसमें देखो 4-5 अच्छे फॉर्मूले थे, जो मेन फॉर्मूले थे जो एग्जाम में आपको आ सकते हैं। एक आएगा आपको डायरेक्ट मेथड, एक आएगा जूम इन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, एक आएगा फाइंड मीडियन और एक रहेगा मोड। ऐसे 5 आपके फॉर्मूले है इसमें। अगर समझो अगर आपको डायरेक्ट मेथड रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको तो फॉर्मूला मालूम क्या आएगा, ये सिग्मा एक्स, ये मीन आपको निकालना क्या करेगा, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन एन। ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट मेथड में। अगर आपको लेना होगा, उसने क्या बोला मालूम में, अज्यूम मीन मेथड। इसमें क्या होगा, आपका फॉर्मूला क्या होगा, डी। पहले हमको डी निकालना है, हम लोग को डी निकालना है, इसको हम बार कहते हैं, बराबर। आपको डी बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये आपका ये हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, एक्स बार। देखो आपको निकालना था मीन ना, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। ये आपका फॉर्मूला हो गया। उसके बाद आपको फॉर्मूला क्या मालूम है, एक है स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें फॉर्मूला क्या होगा, पहले निकालना होगा आपको यू निकालने के बाद क्या होगा, यू का क्या होगा, यू बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू मीन मतलब क्या होता है एक्स। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस यू बार इंटू जी। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, समझे। उसके बाद आपका लास्ट फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला देखो, फाइंड मीडियन। जब आपको मीडियन फाइंड करने आएगा तो क्या आएगा उसका फॉर्मूला, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये आपका क्या हो जाएगा, मैं इसका मतलब ना मीडियन का। दूसरा आपका क्या होगा, मोड। अब मोड में क्या करोगे आप ध्यान से देखो, उसका मोड का फॉर्मूला क्या होगा, मोड इज इक्वल टू एल प्लस इंटू ब्रैकेट, देखो क्या हो जाएगा मालूम, यहाँ पर f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। समझे, ये आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टैटिस्टिक का, बराबर। मेरा इस चैप्टर को ये लेक्चर देने का मालूम मेन उद्देश्य क्या था, कि आप लोग को कम समय में आपका फॉर्मूला सारे पाठ, मतलब कि सारे के सारे फॉर्मूला आपको लर्न हो जाने चाहिए। अगर आपका फॉर्मूला लर्न हो रहा है तो आपको सॉल्यूशन करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, समझो। अगर मैं आपको बताऊंगा लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये 3 चैप्टर मैंने इसके वीडियो बना रखे हैं इसके पहले, आप उसमें देखकर आप उसको सॉल्यूशन कर सकते हो, समझे। क्योंकि वो कौन कौन से 3 चैप्टर देखो ध्यान से। पहला आपके पास मैंने क्या बना रखा है, लीनियर इक्वेशन। सेकंड चैप्टर मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा चैप्टर मेरा क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेस। ये तीनों के मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप उसमें देखकर उसको सॉल्व कर सकते हो। ये चैप्टर, ये लेक्चर का हमारा मेन उद्देश्य क्या था, कि आप लोग को कम समय में अच्छे से आपके सारे फॉर्मूले लर्न हो जाने चाहिए, समझे। आप क्या करो, आप सारे फॉर्मूलों को देखो, इन सभी जितने फॉर्मूले मैंने आपको बताया ना, इन सभी फॉर्मूलों को देखो, इनको लर्न करो, क्योंकि अगर ये आपको याद रहेंगे तो ये आप आगे एग्जाम में लिख पाओगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में।